तो बात ऐसी है बेटा कि आज हम एक सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं। जो हमारी बच्ची है रितु धीमन, 2024 बैच में उसका रतलाम मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, जो कि अब डॉक्टर रितु धीमन कहलाएगी। ठीक है, तो उसी के साथ हम कुछ बातचीत करेंगे बेटा, उसकी सक्सेस स्टोरी कि उसने किस प्रकार मेहनत की चीज़ों को लेकर। आज हम उन बातों पे कुछ छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, बच्चे की सक्सेस स्टोरी में, जो बहुत से बच्चों को हेल्प करती हैं कि नहीं यार मेरे जीवन में ये दिक्कत आ रही, मेरे जीवन में ये दिक्कत है। सो इन चीज़ों को देखकर वो भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि किस प्रकार रितु धीमन, जी हाँ डॉक्टर रितु धीमन ने अपने जीवन की सक्सेस स्टोरी बनाई और आज वो रतलाम मेडिकल कॉलेज में है बेटा। ठीक है, तो आज हम मिलते हैं हमारे गेस्ट रितु धीमन, जी हाँ डॉक्टर रितु धीमन। तो मैं रितु से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हाँ रितु, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कि जिस कोचिंग पे अपन पढ़े हुए हैं, हाँ। वहाँ पे आज अपने को, सही बात है, बहुत अच्छा लगता है। अपन शुरुआत में अगर मैं आपसे बात पूछना चाहूँ तो मतलब जैसा रहता है ना कि मतलब अपने को स्टार्ट करना है, जीवन की शुरुआत करना है, तो बच्चा ऐसे फ्रेम नहीं कर पाता है ना बहुत बार कि मेरे को ये बनना है या ये बनना है। तो एट व्हाट स्टेज आपने ये डिसाइड किया दैट आई वांट टू बी एन? हाँ सर, तो ऐसा था कि पहले तो 7th 8th तक तो कुछ पता ही नहीं था क्या करना है। फिर पापा ने बोला कि क्या करना है बता दो, तो मुझे पहले तो पायलट बनना था। फिर पापा ने बोला कि पायलट बनना है हाँ, तो नॉर्मली रहता है, बाहर जाना पड़ेगा, मतलब घर से दूर रहना पड़ेगा हॉस्टल में, और वहीं से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पहले मम्मी पापा के बिना रहा नहीं जाता था, तो मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं बनना पायलट, कैंसिल कर दो। सही बात। फिर काफ़ी टाइम तक सोचा कि क्या बनना है, फिर भी कुछ समझ नहीं आया था। फिर पापा ने बोला कि जो इंटरेस्ट है वो करना है। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में भी था और बायो में भी था। हाँ, मतलब 10th क्लास तक तो लगभग सभी लगता है, राइट। और सोशल साइंस में तो बहुत ही वीक थी मैं शुरू से ही। और फिर 10th पास हुए, फिर उसके बाद पापा ने बोला कि जो भी चूज़ करना है कर लो। तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी डॉक्टर नहीं था पहले तो। फिर पापा का कहना था कि डॉक्टर बन सकता, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा है। राइट। और तो पहले ये अप्रोच किसने रखी कि मतलब डॉक्टर बनना है, मतलब आपने या फादर ने? पापा का सपना था ये। फिर मेरा इंटरेस्ट भी था बायो में, और फिर मैंने मैथ्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैथ्स में PCM होता है, फिजिक्स मैथ्स दोनों रहते हैं, तो दोनों टफ सब्जेक्ट है। ओके, यूनिवर्सल टफ सब्जेक्ट ना फिजिक्स, राइट। फिर मैंने सोचा PCB ले लेते हैं, बायो सिंपल आ जाएगा, थोड़ा इजी पड़ेगा। अच्छा, फिजिक्स तो टफ है, इजी वे के हिसाब से देखा तो बैलेंस हो जाएगा दोनों में। तो मैंने PCB चूज किया। फिर बायो पढ़नी स्टार्ट करी, तो काफ़ी अच्छा था सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग लगा मुझे काफ़ी। राइट। फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ाई करी। 11th में मैंने एक जगह कोचिंग ज्वाइन करी थी। अच्छा, स्कूल अपना कहाँ से हुआ बेटा? स्कूल मैंने रेलवे स्कूल से किया अच्छा, था। रेलवे स्कूल था। रेलवे स्कूल CBSE बोर्ड था। बढ़िया, शानदार। और पापा का कहना था CBSE बोर्ड ही रहना चाहिए 12th तक। उनका एक ही था बस कि CBSE बोर्ड से करना है। तो पहले मैंने 11th दी, फिर मैंने एक जगह कोचिंग ज्वाइन किया था, वहाँ से मैंने 11th प्लस नीट की तैयारी करी थी। ओके। पर वहाँ पर ऐसा अच्छा पढ़ाते थे, पर ठीक है वहाँ मुझे सफलता नहीं मिली ओवरऑल। तो फिर उस टाइम मैंने कोचिंग छोड़ दी थी। अच्छा। नीट की 1 साल करके छोड़ दी थी। राइट। फिर मैंने 12th की कोचिंग ज्वाइन करी थी एक जगह, 12th बोर्ड पास करी। सिंपल बोर्ड, केवल बोर्ड की है ना? हाँ, पापा ने बोला सिर्फ बोर्ड दे लो, अच्छा स्कोर होना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही बात। तो CBSE बोर्ड क्लियर करने के बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लेने का डिसाइड किया। फिर मैंने सफल अकेडमी ज्वाइन किया था क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स में किया था, राइट। क्रैश कोर्स में किया था, हम लोग क्रैश कोर्स में मिले थे। हाँ, 100%। क्रैश कोर्स में किया था, ये अप्रैल में किया था। अप्रैल में किया, जस्ट 12th के बाद जो एग्जाम है ना, अप्रैल में किया था। फिर अप्रैल में करने के बाद आपने उसमें फाइट की थी ना? हाँ। फिर 23-24 में आपने दी थी नीट। हाँ, ठीक है। बट 23 में तैयारी तो थी नहीं पहली बात, और क्रैश कोर्स में कितने कवर होता है। सही तो कम स्कोर था, 250 260 समथिंग ही था स्कोर, बहुत ही कम था। राइट। फिर मैंने एक ड्रॉप लेने का डिसाइड किया पापा से पूछ के। पापा ने बोला हाँ वैसे भी तैयारी तो है ही नहीं, एक ड्रॉप लो। तो मैंने ड्रॉप लिया और यहाँ कोचिंग ज्वाइन किया। फिर यहाँ पे धीरे धीरे मतलब
क्रैश कोर्स में इंटरेस्ट आने लग गया था कि हाँ लगने लग गया था हो जाएगा यहाँ वास्तव में हो जाएगा ना, राइट से। राइट। मैंने यहाँ से ज्वाइन किया। मतलब होप मिल गई थी अपने को क्रैश कोर्स से कि एक नहीं यार, कॉन्फिडेंस आता है ना कि हो जाएगा। राइट राइट। अच्छी अप्रोच भी मिल रही थी यहाँ से, मटेरियल भी मिल गया था, फिर माहौल भी ऐसा फैमिलियर एकदम पढ़ाई वाला ही था। और फिर सर लोग ने भी बहुत मतलब आप लोग से कुछ भी डाउट क्लियर कर, उस टाइम से ही 1 महीने ही हुआ था मुझे, तब से ही कर रही थी तो सोने लगी। नहीं हाँ इंटरेस्टिंग बिल्कुल था। मतलब तेरा जब आपने ज्वाइन किया उस टाइम पे हमको दिख गया था कि नहीं यार बच्चे एक हाईली इंटरेस्टेड बच्चा होता है ना चीज़ों को लेकर। Yes, sir. राइट राइट है ना, बिल्कुल। फिर अपन ने 23 चॉइस की एग्जाम दी और चॉइस में आपका सिलेक्शन हो गया ना। हाँ 24 बैच फिर में। खंडवा मिला पहले। हाँ फर्स्ट राउंड मैंने खंडवा भरा था। हाँ मतलब मिल रहा था फर्स्ट राउंड से रतलाम मिल रहा था, पर वो था ना कि एक बार बाहर का भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ तो अच्छा। तो मैं खंडवा गई थी, पर कॉलेज कम जमा, वहाँ का पेशेंट लोड भी कम, एक तो हॉस्पिटल नहीं है कॉलेज में, फिर पेशेंट लोड भी कम था वहाँ का, फिर वहाँ की कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं लगी मुझे कॉलेज। सच है। तो रतलाम था ऑप्शन फर्स्ट राउंड से, तो मैंने फिर रतलाम चूज किया। और अभी रतलाम मेडिकल कॉलेज में अपन है। सेकेंड राउंड में रतलाम मिल गया और फिर मैंने रतलाम बहुत बढ़िया शानदार बात है बेटा। अब जैसे कि ये तो है, जैसे उस समय आपसे बातचीत होती थी है ना, तो मतलब जो अपना RH सेंटर है ना, जो 2 बत्ती पे आपके पिताजी लगाते हैं ना RH सेंटर, हाँ, हमारी शॉप। तो वो RH रितु और हिमानी आप 2 सिस्टर है ना, आपके नाम पर ही है। तो मतलब जैसे कि मतलब मुझे ऐसा पता है, जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि आप जाते थे वहाँ पर, तो मतलब इसके पीछे का मतलब कुछ अगर आप शेयर करना चाहो। हाँ सर। सर ऐसा था कि हमारी एक शॉप है RH सेंटर के नाम से, तो वहाँ पर हमारा एक स्टॉल है छोटा सा, वहाँ पर पापा ही मेरे काम करते हैं और वर्कर्स के साथ। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि पापा दुकान तो संभाल लेते थे, पर पैसों का जो भी रहता था उसमें थोड़ी सी हेल्प लगती थी पापा को। तो पापा हमें बुलाते थे, तो उस टाइम ऐसा होता था कि मैं कोचिंग आती थी, कोचिंग से पढ़ाई करती थी, फिर घर जाके थोड़ी देर रेस्ट, फिर पापा के पास जाती थी। तो डेली 2 से 3 घंटे पापा के साथ, मतलब जैसे यहाँ पे कोचिंग करी और कोचिंग के बाद घर से फिर वापस 2 से 3 घंटे वहाँ पापा के साथ। हाँ पापा की हेल्प करके, और वंडरफुल, बहुत बढ़िया है। पापा की जो भी हेल्प रहती थी, मतलब पैसे काटने की रहती थी मेन तो, और फिर वो पैसे के मामले में किसी और पे ट्रस्ट करना अच्छा ही नहीं रहता, तो फिर पापा हमें ही बोल देते थे। तो वहाँ पे थोड़ी देर पापा की हेल्प कर देते थे, 2-3 घंटे हम दोनों सिस्टर्स आते थे। फिर वहाँ से आने के बाद फिर से थोड़ी देर रेस्ट, थक जाते थे ना। फिर रात को मैं लेट पढ़ाई करती थी, मेरे को सुबह मुझसे पढ़ाई मतलब कोचिंग के अलावा नहीं हो पाती थी, तो मैं रात को लेट नाइट पढ़ाई करती थी। ठीक है, शुरू से मेरी आदत थी। अच्छा, आपका टाइमिंग तो दिन में 1:30 बजे से शाम को वो 6 बजे तक वाली उसी बैच में थे आप, है ना? हाँ, दिन वाली बैच में, राइट। आफ्टरनून बैच थी मेरी। आफ्टरनून बैच थी आपकी, राइट। 1:30 बजे से 6 बजे तक तो यही हो जाता था। 6 बजे तक तो ये। फिर 6 के बाद पापा के पास जाती थी 7 बजे, 7 से 9 तक, 9-10 भी हो जाता था वहाँ पर। फिर वहाँ से आने के बाद मैं 12 बजे 11 या 12 बजे पढ़ने डेली बैठती थी। फिर वही जो आप मुझे शेड्यूल बना के दिया था, उसी शेड्यूल को मैंने बिल्कुल बिल्कुल देख, मतलब आप लोग जो शेड्यूल बनाते हैं वो वास्तव में कारगर तो होता है बच्चे के लिए, सही सही एकदम। मतलब उस शेड्यूल को फॉलो करती थी। फिर यहाँ से जो डेली DPP मिलती थी वो डेली DPP सॉल्व करना। फिर ऋषभ सर ने मुझे एक बुक दी थी बायो की, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो बुक लगाती थी। और बुक्स मतलब लाइन टू लाइन रीडिंग करना, NCERT मतलब बेसिकली अगर NCERT, हाँ राइट, NCERT तो अच्छे से पढ़ी थी, राइट। बिल्कुल पढ़ना बहुत जरूरी भी है ना? मतलब कुल मिला के अपनी जो जर्नी रही वो काफ़ी मतलब स्ट्रगल वाली रही कि नहीं यार, मतलब अपन क्लास में पढ़ाई करी, ठीक है, उसके बाद फिर जाके 2 से 3 घंटे फैमिली को दिए, मतलब कुल मिला के पापा को भी हेल्प करी, बहुत बड़ी बात है वो। 2 से 3 घंटे वहाँ दिए, है ना? तो फिर इसमें टायर्डनेस, एक्सर्शन वगैरह ये सब चीज़ें आड़े नहीं आती थी बेटा? फिर मतलब ऐसा नहीं लगता था? बहुत आती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते थे कि ये करूँ कि वो करूँ, एक चीज़ पे डाइवर्ट बार बार होना पड़ता था ना। सही बात। तो कई बार तो मैंने सर से भी बात करी थी, सर के पास आ जाती थी कि सर नहीं हो रहा पढ़ाई, अब क्या करें, सही नहीं हो पा रही, नंबर नहीं आते थे कभी कभी। तो सही बात। फिर क्लास में जो अपने एक्सपेरिमेंट होते थे, एक तो वो बहुत अच्छे हो जाते थे। 1-2 क्वेश्चन तो वहाँ से भी आए एक्सपेरिमेंट से, जो केमिस्ट्री के हुए थे। हाँ, क्या नंबर का क्वेश्चन आया?
वो Right. एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन गई थी माइंड में। एक बार हुआ उसको पढ़ा भी नहीं फिर, हाँ, सही पर वो बात क्लास में हुआ था ना तो वो एक याद रहने का हो गया था। थ्योरी के साथ एक्सप्लेनेशन भी था उसके अंदर, है फिर ना? वो हाँ, अच्छा था काफ़ी। और फिर क्लास में डीपीपी सॉल्व होती थी डेली, 1-2 घंटे क्लास में भी, एक हफ्ते में तो लगभग 1-2 होती थी। सही सही, और घर के लिए भी मिलती थी, वो घर पे सॉल्व हो जाती थी। ठीक है। और मतलब अगर अपन देखें एसएच की, मतलब लगभग कितने क्वेश्चन के आसपास आपने जैसे बायोलॉजी में प्रैक्टिस करी, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, है ना, इन सब में, मतलब तो एक अंदाजन अगर एक चैप्टर के आसपास देखें अपन तो कितने लगभग फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे बेटा? हाँ, मतलब मैंने एंड तक, नीट देने से पहले तक मैंने बायो में तो लगभग हर चैप्टर के 800 से 900, 800 to 900 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, सही बात है। और हर चैप्टर के। और केमिस्ट्री में भी मैंने कम से कम 300-400 क्वेश्चन तो लगाए थे। फिजिक्स में थोड़े कम लगाए थे, फिजिक्स में 200 समथिंग ही करे थे। ठीक ठीक। फिजिक्स पहले से ही टफ लगती थी। यूनिवर्सल टफ सब्जेक्ट है फिजिक्स, यस। जनरल क्वेश्चन है ये। जैसे कि एक वो रहता है ना कि मतलब 14-15 घंटे, 16-17 घंटे इतने मैंने पढ़ाई करी है तभी मैं कोई लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब आप आपके परसेप्शन से बताना कि आपको ये बात मतलब कहाँ तक सही लग रही है, या आपने इसको कहाँ तक उतारा है कुल मिला के। मतलब पर्सोना सबका अलग अलग हो सकता है, बट आई एम आस्किंग अबाउट यू। यस सर। हाँ तो सर ऐसा था कि 15-16 घंटे तो नींद के बाद अगर बचते हैं तो वो 15-16 घंटे होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं एकदम जी, नहीं नहीं हाँ, राइट तो राइट 7 राइट। घंटे की नींद तो मैं डेली लेती ही थी। मतलब एंड के मंथ से पहले तक मैंने 7 घंटे की नींद तो अच्छा, ली है। ये लास्ट के 1 महीने में थोड़ा सा कम कर दिया था, राइट? हाँ, लास्ट के मंथ में कम हो गया था। बट मैं मतलब पहले स्टार्टिंग से बताऊँ तो स्टार्टिंग में मैं डेली कोचिंग के अलावा 5 से 6 घंटे हो जाता था सेटिंग। अच्छा, मतलब कंटिन्यू 5 से 6 घंटे वो डेली दिया आपने? मतलब मिनिमम किसी भी दिन बहुत कम दिया हो तो 4 घंटे, पर 4 से कम घंटे कभी नहीं दिए मतलब अगर ऑन एन एवरेज अगर अपन माने तो 6 घंटे आपने डेली। मतलब डेली अपने पूरे साल जो है वो स्टडी को हाँ। दिया। जैसे आपने शेड्यूल बनाया था ना कि 1.5 घंटे फिजिक्स के, 1.5 घंटे केमिस्ट्री के और 2 घंटे बायो के। बायो ज़्यादा टाइम था, ठीक। तो ऐसे ही सेम था, बट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट तो ही जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता है, हाँ, सही बात है। पर कभी ज़्यादा भी हो जाता होगा, कभी थोड़ा कम भी हो जाता होगा। किसी दिन जैसे सही बात। इंटरेस्ट आ रहा है तो पढ़ते ही जा रहे हैं, और नहीं आ रहा तो फिर जितना टाइम है बस उसको काटना है फटाफट। मतलब आपने एक एवरेज सेट किया था कम से कम इतना समय तो मेरे हाँ, को इतना पढ़ना देना ही है। है। मेरा मतलब टाइमिंग सेट नहीं करके बैठती थी, मेरा ऐसा था कि टॉपिक सेट करती थी मैं रोज के, अच्छा, कि ये very good। पढ़ना ही है मुझे आज। हाँ, मतलब इतना टारगेट ले लिया कि ये पढ़ना है अपने। हाँ, वो अब 1 घंटे में हो जाए तो मैं जल्दी फ्री हो जाती थी, और 1 घंटे में नहीं होता था तो ज़्यादा देर भी लग जाती थी किसी दिन। ठीक है। पर मेरा ऐसा था कि टाइम सेट करने से अच्छा था कि एक टॉपिक रोज का सेट रहता था कि आज ये पढ़ना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो ये करके ही सोना है। अच्छा, तो बढ़िया। कोचिंग से जैसे जो पढ़ाया वो आके रिवाइज कर लिया। उसके बाद जो मेरा टारगेट सेट है अपना रोज का कि अगर ये 1 दिन पढ़ना है और फिर उसको ही क्वेश्चन लगाने, 1 घंटा पढ़ लिया तो 1 घंटा क्वेश्चन लगा लिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मेन है। जैसा आपने बोला ही था। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है ना। तो डीपीपी के क्वेश्चन लगा लिए, और फिर जो गलत होते थे मार्क करके रखती थी उनको, और जो बिल्कुल ही गलत होते थे, जो समझ ही नहीं आते थे, उनको तो बहुत अच्छे से हाईलाइट करके फिर कोचिंग में आके पूछ के उनका सॉल्यूशन साथ में लिख के, फिर बाद में जब एंड में जब सॉल्व करे थे तो वो हाईलाइटेड क्वेश्चन बहुत कम थे, लिमिटेड ही थे, तो वो एंड में पढ़ने में आ गए थे एक साथ। ओके, तो वो हेल्प मिल गई होगी बहुत ना? अच्छे से, मतलब मुझे पता था ना मेरी कहाँ मिस्टेक होती है सबसे इजीली। सही तो सही वो बात बहुत है। अच्छे हाँ, वो से। अपन ने सही बात है, डायग्नोज भी करी थी वो प्रॉब्लम आपकी, राइट? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये मिस्टेक मेरी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती थी, हाँ। तो फिर मैंने सर से बात करी थी, तो सर ने बोला था कि जो गलत हो उसको राउंड करके रखो, फिर उसका सॉल्यूशन हाथों हाथ देखो। अनुविन सर ने भी बहुत बार बोला था कि फिजिक्स की क्वेश्चन तुम डीपीपी सॉल्व होती है या पेपर होता है तो उसके बाद सॉल्व करो उसको पूरा, सही बात नहीं है, समझ आए तो solve करना पूछो। compulsory। हाँ, बिल्कुल तो सही बात। मैं पूछती थी जब भी, और जैसे सर लोग तो बैठे ही रहते थे आप लोग कि कोई डाउट हो तो क्लियर करना आ जाओ। 100%। पर पहले डर लगता था स्टार्टिंग में जब नहीं जानती थी, फिर धीरे धीरे जानने लगी तो पता ही है पढ़ना ही है तो पूछ पढ़ना लो है, पहले सही ही। बात है। तो बिल्कुल सही बात। फिर ऐसा जो- कहते ना कि एक बार बस सर दे दिया है तो अब तो क्या डरना है फिर। वही। राइट राइट बेटा, सही तो बात। फिर जो भी डाउट रहते थे, मतलब जो गलत होते थे उसको बहुत अच्छे से मार्क करके रखना चाहिए।
और फिर एंड में वो एक साथ थे सारे, पेपर्स भी सारे साथ में थे। जो गलती होती थी वो तो मैंने एंड में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, और जो गलती नहीं होती थी उनको तो अच्छे से पढ़ ही रखा है, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बस ये जैसे कि अभी आप रतलाम मेडिकल कॉलेज में हो, है ना, तो जैसे कि रहता है ना कि यार फर्स्ट ईयर है बच्चे का, यस तो जस्ट मतलब बिल्कुल अपन ने एंट्री करी, एडमिशन जस्ट लिया, तो मतलब कुछ ऐसा वाकया जो मतलब कि नहीं यार सर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, सम चैलेंजेस आर देयर, है कि नहीं? एक अंदर से भी डर रहता है, ऐसी Yes, बात नहीं है दैट वी आर सिलेक्टेड, दैट्स वेरी गुड, बट क्या होता है ना कि वहाँ तो सब सिलेक्टेड है, सही बात है, वहाँ तो उन सब चीज़ों एक को जैसे ही लेकर, आएंगे। हाँ, है ना, सही बात है। तो सर ऐसा है कि बहुत अच्छा होता है सिलेक्शन के बाद तो अच्छा, फील तो अच्छा आता है, बहुत ही शानदार अच्छा आता है। घर वाले एक तो बहुत खुश, Right. वो हर चीज के लिए हाँ कर देंगे, फिर जो लेना लो, है ना, वो एक तो अच्छा ही रहता है। बट एक लाइफ सेट हो जाती है आगे, और फिर कॉलेज में आके पढ़ाई तो हाँ अच्छी खासी है, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हाँ राइट बात है। पढ़ना है। पर वो एक रहता है ना कि पास, मतलब पढ़ना तो पढ़ना ही है ही, बट यहाँ पे एक कि लोगों को बीट करके आगे निकलना है, नीट में बीट करना है, मतलब सब कंपटीशन में खड़े हैं, उन सबसे आगे निकलना है। अब कौन बेस्ट कर जाए वो किसी को पता नहीं है सही पेपर में। और एमबीबीएस में ऐसा है कि पास होना है बस आपको, मतलब अगर कम भी पढ़ रहे हो पर इतना पढ़ रहे हो कि पास हो जाओ, बाउंड्री से क्रॉस हो जाओ, सही बात। तो बस बढ़िया। तो उसमें मतलब लिमिटेड ही पढ़ना है एमबीबीएस में, पर इतना है कि पास होने जितना पढ़ लो तो पास हो जाओगे, और ज़्यादा पढ़ना है तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। सही बात है, वो अच्छा तो अपने वहाँ ऊपर है पे फिर, वो डर नहीं रहता ना कि मैं उसको बीट नहीं कर पाऊंगी। 180 सीट है, सही, यहाँ तो सीट कंपटीशन फिक्स था है। अलग पक्की, सही बात। हाँ, सीट तो फिक्स Right, है, right. सीट तो कोई नहीं लेने वाला, बस ये है कि आपको बस पास होना है, तो टेंशन कम रहती है। और पढ़ाई यहाँ पे भी अच्छी खासी है, यहाँ पे भी खुद पढ़ना ज़्यादा पड़ता है कॉलेज में, ये तो एकदम सच्चाई है, हाँ, कुछ खुद ज़्यादा से- पढ़ना है। पढ़ाएंगे अभी रतलाम मेडिकल कॉलेज में तो अच्छा पढ़ाते हैं बहुत, मतलब पढ़ाई का यहाँ पे ज़्यादा लोड है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाना, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह सब शानदार, सब बहुत अच्छे प्रैक्टिकल कराते हैं, प्रैक्टिकल और एक शेड्यूल बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे मेंटेन है। अब बहुत अच्छा शेड्यूल है, और यहाँ पर पढ़ाई को लेके सारी फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और डेली यहाँ पे भी पीसीटी होता है, जैसे अपने यहाँ डीपीपी होती थी, हाँ, हर सही बात। महीने में पीसीटी रख तेरे को यहाँ की देते हैं। डीपीपी याद आ जाती होगी, है? पीसीटी होते हैं यहाँ, प्रैक्टिकल होते हैं यहाँ, बहुत अच्छी, मतलब बढ़िया, एक अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत, अच्छा, मतलब एक हर प्रोफेशन से हटके है, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हाँ मतलब अपने माइक्रो को ये मतलब हो गया कि नहीं यार हमने जो रास्ता जीवन में चुना था कि नहीं, एक मतलब जैसे अब तूने लक्ष्य बनाया था कि नहीं यार, अपने को फादर ने कहा था कि फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, अपने को डॉक्टर बनना है, हाँ अपन डॉक्टर बन रहे हैं, तो मतलब एक ये अंदर से भी सेटिस्फैक्ट्री है हाँ। आपके लिए ना? बहुत अच्छा, मतलब एमबीबीएस की लाइफ तो लगी है, हाँ, वो अच्छी चेहरे life से है। खुशी दिख रही है बेटा, सच बात है, अलग ही पता चल रहा है भाई। टेंशन खत्म हो जाती है ओवरऑल ये बहुत बड़ी बात है, कंपटीशन की। अभी तक तो नहीं, आप पीजी में आएगी तो वो अब का तब देखेंगे, सबका तो देखेंगे, बट अभी तो स्टेबिलिटी है बहुत अच्छी चीज़ों को stability लेकर, है। है ना? बिल्कुल सही बात है ना? सही बात है। और ऐसा कोई मतलब पढ़ाई के दौरान जो चीज़ें कुछ अपने यहाँ पर वगैरह कुछ ऐसा हाँ जो तूने देखा हो कि नहीं यार सर ये वाली चीज़ों ने मेरे को बहुत एक अटमोस्ट लेवल पर जाकर रीड किया कि नहीं, शानदार, ऐसा कुछ? पढ़ाई में तो सीनियर्स काफ़ी हेल्प करती हैं, मतलब अगर अपन मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं तो सीनियर जूनियर का एक जो प्रोफेशन चल रहा है वो बहुत अच्छा है। मतलब जो रैगिंग का सीन है वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत रैगिंग प्रोफेसर्स भी बोलते हैं होनी चाहिए डिसिप्लिन रिएक्शन, डिसिप्लिन के लिए, हाँ। यस। और बाकी सीनियर जूनियर्स जो होते हैं, सीनियर्स काफ़ी हेल्प करते हैं हर चीज़ में, मतलब कुछ भी तकलीफ आई पढ़ाई से रिलेटेड कि प्लीज़ एंड टाइम है, थोड़ा सा बता दो, IMPs बता दो, हमें इम्पॉर्टेंट बता दो, तो वो लोग बहुत हेल्प करते हैं। और हर चीज़ में हेल्प करते हैं, किसी चीज़ में भी, जैसे कहीं फंस गए अपन या कुछ नहीं हो पा रहा, या कभी क्लास में किसी बात से बाहर निकाल दिया प्रोफेसर ने, तो कैसे मनाना है प्रोफेसर को। सही बात है, वो हाँ। उससे फेस कर चुके होते हैं तो आपको जैसे एमबीबीएस में एक GT का कॉन्सेप्ट है,
ग्रुप तड़ी, हाँ। तो वो ग्रुप तड़ी में ऐसा होता है ना कि पूरी क्लास गायब हो रही है, तो एक यूनिटी भी वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे यूनिटी भी सिखाई जाती है कि कोई उससे बाहर नहीं जा सकता। अगर जैसे 180 की बैच है तो एक बच्चा भी नहीं आना चाहिए क्लास में अगर यूनिटी है तो यहाँ पे हालांकि वो रखनी ही पड़ती होगी यार। हाँ, पर वो अच्छा है। काफी बच्चे नहीं फॉलो करते स्टार्टिंग में, कुछ होते ना बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी आते हैं जिनको बहुत ही पढ़ना आगे भी, तो वो होते हैं कि नहीं छुट्टी नहीं मारनी, तो उनको भी सिखाते हैं, हम भी सीखते हैं कि ज़्यादा छुट्टी भी नहीं मारनी, एक अटेंडेंस जो भी मेंटेन करनी है। अटेंडेंस का एक क्राइटेरिया रहता है एग्जाम देने से पहले कि आपकी इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हो एग्जाम। सही बात। तो उसका टेंशन रहता है, बस अटेंडेंस का टेंशन रहता है ओवरऑल कि अटेंडेंस पूरी हो जाए, पास तो हो जाएंगे। पास हो जाएगी। जैसे कि बेटा मतलब एक रहता है ना कि रिजल्ट वाला जो दिन होता है ना, क्या नहीं बस अब आज जो है वो नीट का रिजल्ट है साहब। तो जैसे ही अपने देखा साहब लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जिस भी आपने देखा है, तो जैसे ही मतलब उसको कुछ डिस्क्राइब कर सकती है कि कैसे क्या मतलब एक्चुअली मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटमेंट भरा दिन होता होगा। हाँ, एक्साइटमेंट ऐसा तेरे साथ? बहुत एक्साइटमेंट तो बहुत था, उसके साथ फियर भी बहुत था कि क्या होगा रिजल्ट में। पेपर तो अच्छे ही गया है, मतलब लगता है अच्छा गया है, पर वो तो रिजल्ट के बाद ही पता लगता है कैसा गया है। और फिर हमारी जो 24 में हुआ था वो तो सबको पता ही है, 24 बैच में स्कैम हो गया था एक तो कि ये पेपर लीक हो गया है। रीनीट का बहुत ज़्यादा चल रहा था पहले, तो रीनीट का एक तो 2 महीने का टेंशन था, 1-1.5 महीने का कि रीनीट हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, उसका टेंशन हो गया। फिर जब रिजल्ट आने वाला था तो पता था कट ऑफ तो बढ़ने वाली है, तो एक हमने कट ऑफ बढ़ने कितनी बढ़ेगी, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, इससे ज़्यादा तो किसी ने सोचा ही नहीं था। 50 से ज़्यादा तो कोई क्या ही सोचेगा, हर साल 2-5 नंबर बढ़ती है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक बढ़ जाएगी, 50 नंबर, इससे ज़्यादा तो सोचा ही नहीं था। फिर भी टेंशन तो थी कि क्या आएगा रिजल्ट, कैसा आएगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा। सबसे पहले तो यही रहता है अच्छा कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मन का मिल रहा है कि नहीं, क्या पता एम्स मिल रहा है, क्या पता नहीं मिल रहा है। तो वो इतनी सारी चीज़ें सोचने में रिजल्ट खोलने के टाइम पे बस ऐसे बैठे थे हम फिंगर क्रॉस करके, जो चाहिए वो मिल जाए, बस जो चाहिए वो मिल जाए। और नहीं भी मिले तो ऐसा मिले कि अच्छा मिले, एकदम ही ऐसा नहीं मिल जाए कि जो देखा ही नहीं जाए। तो हमने बैठे, मम्मी पापा को तो पता ही था रिजल्ट आएगा, सुबह से चेक कर रहे थे कब खुलेगा कब खुलेगा कब खुलेगा। फिर जैसे ही रिजल्ट खुला तो देखा नंबर, देख के तो पहले बहुत खुश, फिर रैंक देखी, हाँ ठीक है खुश तो हुए, नंबर देखे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही नंबर थे। फिर रैंक देखी, रैंक से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आया था कि नहीं अच्छे नंबर, रैंक अच्छी नहीं है ओवरऑल। फिर भी जो भी था अच्छा कॉलेज मिल जाएगा इतना पता था, क्लियर हो गया था। हाँ, ये क्लियर हो गया था, अच्छा कॉलेज मिलेगा। राइट। क्योंकि लास्ट ईयर के रैंक से मैच करी थी मैंने, रैंक मिलते से ही लास्ट ईयर का रिजल्ट खोला, सबसे पहले रैंक मैच करी कितनी रैंक है, क्योंकि स्कोर से तो इस साल कोई मतलब ही नहीं था, स्कोर तो अच्छे स्कोर पे भी बहुत अच्छी रैंक थी, तो अच्छा स्कोर था पर रैंक अच्छी नहीं थी। फिर रैंक मैच करी, अच्छे कॉलेज मिल रहे थे लास्ट ईयर की रैंक के हिसाब से, मुझे सागर भी मिल रहा था लास्ट ईयर की रैंक के हिसाब से, पर इस साल पता नहीं क्यों सागर नहीं मिला उस रैंक पे। फिर मुझे फर्स्ट राउंड में रतलाम मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, मेरे स्कोर के अंडर ही था, तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे रतलाम नहीं लेना, क्योंकि मैंने यहाँ का कॉलेज देखा हुआ था, तो ऐसा लग रहा था इससे अच्छा कॉलेज होगा बाहर की सिटीज़, अलग अलग सिटी एक्सप्लोर भी हो जाएगी, और नया कॉलेज कोई ज़्यादा अच्छा हुआ तो वो मिल जाएगा, ऐसे मेरी सोच थी। तो मैंने खंडवा भर दिया था फर्स्ट राउंड में, रतलाम से ऊपर, और मुझे खंडवा मिल गया। उम्मीद तो ऐसी थी कि खंडवा नहीं तो मतलब रतलाम के ऊपर खंडवा था, उसके ऊपर विदिशा भरा था, ऐसा था कि सागर तो मिल जाएगा, लास्ट ईयर के रैंक से मैच कर रखा था, तो पर नहीं, मुझे खंडवा मिला था। फिर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे को लास्ट था कि सागर लूँगी मैं, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगी, पर मुझे खंडवा मिला। तब मैं खंडवा गई, देख के आई, तो
सब देखने के बाद, सबका स्कोर देखने के बाद, जो जो मेरे दोस्तों को कॉलेज मिले, मेरे जो साथ में बैचमेट्स थे उनको कॉलेज मिले, तो मैं खुश हुई कि नहीं, मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा है। मतलब बाकी लोगों से अच्छी कंडीशन, दूसरे कोचिंग के जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो मेरे क्लासमेट थे स्कूल के, उन सबसे अच्छा कॉलेज मिल रहा था मुझे। तो मैंने लगा नहीं, खंडवा ठीक है। फिर वहाँ का माहौल देख के आई मैं खंडवा का। मुझे खंडवा का एक तो माहौल नहीं पसंद आया, एक दूर है, कोई ट्रैवल के लिए ट्रेन वगैरह भी नहीं है डायरेक्ट उधर की अभी तक। फिर पापा ने भी बोला ट्रैवल भी मुश्किल हो जाएगी। फिर मुझे अपनी होम सिटी में ही मिल रहा था, रतलाम में मेडिकल कॉलेज, जिसकी रैंकिंग खंडवा से ज़्यादा ही है। तो मैंने रतलाम चूज़ किया। सेकेंड राउंड में मैंने रतलाम भरा, मुझे रतलाम की सीट मिल गई और रतलाम की सीट मिली। फिर मैंने रतलाम में एडमिशन लेने से पहले भी बहुत सोचा। फिर यहाँ पता लगा कि जो मेरे कोचिंग के सीनियर्स, मतलब मेरे कोचिंग में जो साथ में पढ़े हैं, वो लोग सफल एकेडमी के भी वहाँ हैं, तो मुझे लगा कि सपोर्ट मिलेगा। फिर मेरे 2-3 फ्रेंड भी है रतलाम मेडिकल कॉलेज में, तो वो सीनियर्स जूनियर्स में थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। डर तो रहता, कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता, सही बात। रैगिंग का डर तो थोड़ा बहुत था ही शुरू से ही, तो पहले रहता है, हमने बहुत सारी चीजें सुनी होती है ना, इसलिए। सही बात, राइट। तो मैंने मतलब सब चीज़ देखी, पापा ने भी समझाया। फिर मैंने सर से भी बात करी, तो सर ने बोला नहीं, मेडिकल कॉलेज रतलाम तो अच्छा है, अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया। अभी मतलब नेक्स्ट ईयर ऐसा है कि हमारे कॉलेज में सीट्स भी बढ़ सकती है हमारे कॉलेज की, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। क्योंकि हमारे कॉलेज की स्टूडेंट कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है, बढ़ सकती है सीट्स नेक्स्ट ईयर तक। तो अच्छा है कॉलेज, और हॉस्पिटल भी है खुद का। अभी हमारे यहाँ ब्लड बैंक भी खुल गया है खुद का, ब्लड बैंक भी आ गया ना अभी तो। इसी साल आया है। तो ब्लड बैंक भी है और कॉलेज के अंदर ही हॉस्पिटल है, तो ज़्यादा बाहर भी नहीं जाना पड़ता है, वही पास में ही है। तो पढ़ाई में भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, जितना पढ़ना है उतना टाइम भी मिल जाता है। और खाने पीने का भी कुछ नहीं रहता, क्योंकि घर ही है। अच्छा, नहीं पसंद आया तो घर चले जाओ। अपना फायदा आधा तो आरएच से आ जाता होगा कभी कभी तो। सब पास में सब चीज़ें पता भी हैं। अच्छा, मैं भी चली जाती हूँ। क्यों, मतलब आपने तो ये अपने दोस्तों वगैरह का लेके बढ़िया तो आराम से जाती भी, रतलाम तुम्हें देख रखा है? हाँ, सब मतलब मुझसे पूछते हैं, लगभग दोस्त थे सब मुझसे पूछते हैं कि कहाँ जाना है, क्या खाना है, कहाँ अच्छा मिलता है, कहाँ नहीं मिलता। तो राइट यार, चलो बढ़िया। काफ़ी उन लोगों को भी हेल्प मिल जाती है, एक वो डे स्कॉलर्स वाला। तो सही बात है। जैसे कि अपन आपने पढ़ाई करी, ठीक है, बढ़िया, शानदार वाला मामला है ना। तो मैं मतलब जैसे कि आपने कोई सब्जेक्ट वाइज प्लान किया था, कि स्ट्रेटेजी बनाई थी, मतलब चीज़ों को लेकर? हाँ, है ना, जब शुरू से थी, या हो सकता है कि बिफोर 4 मंथ्स 3 मंथ्स, जो भी आपकी एक स्टडी या कुछ प्लान रहा हो, एक स्ट्रेटेजी रही हो सब्जेक्ट को लेकर, मतलब जो डेफिनेटली जो अपन चीज़ कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हो फायदा, बच्चे देखें, चीज़ों को समझे ना, उसी तो अपन कर रहे हैं। तो आपने कोई अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको मतलब है ना, ऐसा मास्टर स्ट्रोक वाला काम किया हो जिसने तेरे सिलेक्शन के लिए? हाँ ऐसा कुछ? सर, एक्चुअली में मेरा फिजिक्स काफ़ी वीक था और केमिस्ट्री ठीक था, मतलब मीडियम। बायो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। बायो में तो शुरू से ही अच्छा कॉन्फिडेंस था मुझे। राइट। तो बायो को मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था। मेरे को पता था एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना है। तो बायो में तो लाइन टू लाइन सर ने समरी भी पढ़ाई थी क्लास में। बायो में, बायो केमिस्ट्री में भी समरी पढ़ाते थे हमें साथ में, कि समरी से भी क्वेश्चन आता है और सही में भी आते हैं उससे क्वेश्चन। तो सर ने एक तो लाइन टू लाइन हमें पढ़ना, मुझे पहले लाइन टू लाइन पढ़नी नहीं आती थी एनसीईआरटी, बहुत बोरिंग लगता है एक तो, और लाइन टू लाइन कौन ही पढ़े, इतना टाइम लगता है उसमें। तो पहले मुझे लगता था नहीं पढ़नी चाहिए, बट फिर मुझे थोड़े टाइम बाद लगने लगा नहीं, पढ़ना है, पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि जरूर जो कोचिंग में टेस्ट होते थे ना, उसमें भी लाइन उठ के आ जाती थी और मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते थे, क्योंकि मैंने लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रखी थी। तो फिर मुझे समझ आ गया कि लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी। तो मैंने लाइन टू लाइन बायो के एनसीईआरटी तो शुरू से बहुत ज़्यादा पढ़ी। फिर आपने मुझे बताया था कि सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की पढ़नी है। एक बार फिजिकल की नहीं पढ़े तो चल जाएगा, पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की तो पढ़नी है। राइट। तो बायो में मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि मैं सबसे ज़्यादा उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मतलब हर चैप्टर के एक एक लाइन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ऋषभ सर ने भी बोला था कि एक एक लाइन पढ़ो और उस लाइन से जो क्वेश्चन बन सकता है उसको वही मार्क कर लो। तो मैं हर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनाती थी, हर लाइन से एक क्वेश्चन। तो बायो में सबसे अच्छा तो ये है कि हर लाइन से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे खुद से भी,
राइट। और काफ़ी सारे तो क्लास में ही सर बना के देते थे सर। बस तो मैंने लाइन टू लाइन पढ़ के क्वेश्चन खुद ही क्रिएट करे और खुद ही आंसर करती थी। नहीं होता था आंसर तो क्लास में आके पूछती थी। वेरी गुड। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक तो आपकी ट्रिक्स बहुत ही अच्छी थी। जो ट्रिक्स है वो एक बार याद करनी पड़ती है बस उनको, सही बात है, ABCD पर लाइफ लॉन्ग काम आती है, मतलब हर चीज़ में काम आ जाती है। और फिर वो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि कंफ्यूजिंग है काफ़ी, इतनी सारी ट्रिक्स कैसे याद होगी, पर वो जब एंड में जब पूरा समराइज करते हैं अपन तो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है। राइट राइट। तो बहुत बढ़िया। आपकी जो ट्रिक्स है वो तो केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छी थी। वो तो एक रामबाण था। रामबाण है। हाँ, वो केमिस्ट्री में तो वो गया। और फिर फिजिक्स में भी अनुविन सर ने काफ़ी सारे फॉर्मूले, मैंने ना फिजिक्स में और केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाए थे। वेरी गुड। मतलब जो चैप्टर 8 या 10 पेज का है उसको मैं 1 या 2 पेज में समरी, मतलब एकदम बहुत कम लिखती थी, लिमिटेड लिखती थी। हाँ, मतलब बेसिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपन उसमें और फिजिक्स में भी शॉर्ट नोट्स बनाती थी, सिर्फ फॉर्मूले या फिर कुछ ऐसा पॉइंट, की पॉइंट जो आ सकता है सीधा उठ के, राइट, वो पॉइंट्स लिखती थी। तो वो मेरी शॉर्ट नोट्स की एक फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री की कॉपी थी। बायो में तो नहीं करती थी क्योंकि बायो में तो सब पढ़ना ही है, वो तो लाइन से उठ के आ जाता है बायो में तो। पर केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये तो पता है ना कि लाइन तो नहीं उठ के आने वाली, जो आएगा वो इसी में से आने वाला है। टू द पॉइंट सही बात है। शॉर्ट ट्रिक्स जो आपकी थी वो लिख लेती थी मैं, और ये सब भी लिखती थी। बस फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे, फिजिक्स में भी शॉर्ट नोट्स थे, और बायो में लाइन टू लाइन पढ़ के हर लाइन से क्वेश्चन बना बना के पढ़ाई की थी। जैसे कि एंड में अपन जो पेपर वगैरह लगाते हैं, है ना, तो मतलब जैसे आप बता रहे लास्ट के मंथ में आपने सब पापा के वहाँ जाना, मैरिज पे जाना वगैरह सब थोड़ा सा लीव करके और चीज़ों को लगभग 10 से 12 घंटे या 14 घंटे समथिंग आपने देना शुरू कर दिया था ना। तो मतलब उस दौरान आपने मतलब किस पार्ट को बढ़ाया, क्वेश्चन वाले पार्ट को बढ़ाया या थ्योरी वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग किया, मतलब किस पार्ट को तुमने स्ट्रॉन्ग किया बेटा? हाँ, स्टार्टिंग से मैंने थ्योरी पे काफ़ी ध्यान दिया, क्वेश्चन मतलब कम ही लगाती थी, लिमिटेड ही थे तब तक। और एंड में मैंने फरवरी से बहुत ज़्यादा पढ़ाई स्टार्ट कर दी, फरवरी मार्च और अप्रैल, मतलब लगभग 3 महीने के आसपास। 3 महीने। और मार्च और अप्रैल में तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करी थी। उस टाइम मैंने 7 से 8 घंटे की डेली नींद लेती थी मैं ऐसे तो, बट उस टाइम मैंने पहले 6 ली, फिर 6 से उसको 5 भी करा, और एंड के 15-20 दिन में तो 4 घंटे 3 घंटे भी सो रही थी। मेरे को पता भी नहीं लग रहा था कितने कम सो रही हूँ मैं, पर टेंशन था तो नहीं पता लग रहा था। मैनेज हो जाता है, राइट, क्योंकि 20 दिन ही तो पढ़ना है, पता ही था 20 दिन बाद तो पेपर हो जाएगा, सो सकते हैं। तो वही, तो वो मतलब एक ऐसे भी यही रखती थी कि 20 दिन बाद सो लूँगी, क्या है 20 दिन बाद मतलब अभी पढ़ना है बस। तो मैंने फरवरी से पढ़ाई स्टार्ट करी थी। फरवरी से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करती थी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। लास्ट के मंथ में मैंने मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मैंने 30 to 40,000 समथिंग ओवरऑल क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के मिला के लगाए होंगे। तो उसमें से लास्ट के मंथ में 50% क्वेश्चन मैंने लास्ट 3 मंथ्स में लगाए। ओके, जो साल भर में नहीं, अच्छा लेवल अच्छा खासा बढ़ा दिया तुमने। हाँ, मेहनत का ना, जो साल भर में नहीं कवर कर पाई थी, जितना साल भर में किया उतना मैंने लास्ट के 2-3 महीने में काफी कुछ किया। मतलब एक्सट्रैक्ट जो अपना निकला वो लास्ट के 3 मंथ्स का अपन मान सकते। और लास्ट के मंथ में तो कोचिंग में भी हर 3 दिन में टेस्ट होते थे हमारे, और वो माहौल एक तो फिर वो टेंशन नहीं रहती थी। मुझे पता था ना कि सेम माहौल रहेगा यहाँ जैसा, कि पूरा ऑरा क्रिएट करते थे हम लोग पूरा। हाँ, कि चीटिंग का तो कुछ रहता ही नहीं है सीन, जहाँ वहाँ नहीं है तो यहीं पे भी नहीं होता था। खुद ही पढ़ना है और खुद का पढ़ के आके डाउट क्लियर करना है। मैं पेपर के बाद रोज आपके पास ही आ जाती थी कि सर ये पेपर होते से आंसर क्यों नहीं आई है, सर ये क्या है, इसका आंसर बताओ, तो इसका क्या है आंसर। सही बात है कि क्यूरियोसिटी भी बहुत जरूरी है। हाँ, राइट। और मुझे ऐसा रहता था ना कि ये लाइन कहाँ से आ गई, अगर गलत हो रही है तो, अगर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, जिससे 2-4 क्वेश्चन तो होते ही थे जो अच्छे लेवल के होते थे। और 2024 का पेपर अच्छा था, काफ़ी टफ भी था, पर जिसने पढ़ रखा है सिंपल था उसके लिए। हाँ, जिसने चीज़ें की पॉइंट्स जिसको पता है उसके लिए सही बात। बायो मेरा 2024 नीट में बायो मेरा 50 मिनट्स में सॉल्व हो गया था, 45 to 50 मिनट्स में। मैंने बहुत लिमिटेड टाइम यूज़ किया था उसमें, और मुझे पता भी नहीं लगा, 1 घंटा भी नहीं 50 मिनट में मैंने पूरा बायो कर लिया था उसमें। 1 घंटा भी नहीं हुआ था। मैं घड़ी देख रही थी, मेरा एक टाइम क्लियर था कि मुझे घड़ी देखते रहना है
मैं भूल जाती हूँ पेपर करते करते टाइम क्या हो रहा है। हाँ सर, मगन हो जाता है आदमी है। फिर वो होता है ना एंड में क्वेश्चन छूट जाए, क्वेश्चन नहीं छूट रहे तो OMR छूट जाती थी मेरी, काफ़ी बार OMR यहाँ छूटी हाँ थी, यहाँ देखा ही है। बहुत बार छूटी थी। तो मुझे पता था और आप लोगों ने मुझे एंड में बोला था OMR मत छोड़ना क्योंकि पेपर में करके कोई बनता सही बात है, नहीं मतलब पेपर में सारे टिक लगा देती थी सर, ये देखो टिक लगाया है, OMR नहीं भर भरी। नहीं पाई। और फिर वो एंड में जो डर के मारे OMR भरते, तो मैंने 2 से 3 पेपर में यहाँ पे भी गलती करी थी OMR भरने में फटाफट। फिर वो तो मैं सर से रिक्वेस्ट करके OMR चेंज करा लेती थी, पर नीट में ये तो अपने को बात पता थी कि वहाँ ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। तो वही फिर मैंने वहाँ पर क्लियर था, आधे घंटे पहले मुझे OMR भरनी है, एकदम क्लियर करके मैं बैठी थी वहाँ पर। तो मैंने पहले बायो सॉल्व कर, पहले मैंने सोचा था फिजिक्स सॉल्व करूँगी सबसे पहले, क्योंकि मेरा वीक फिजिक्स ही है, तो फिजिक्स सबसे पहले सॉल्व कर लूँगी। बट फिजिक्स मैंने देखा, फिर मुझे ऋषभ सर की बात याद आई कि डीमोटिवेट नहीं होना है पेपर स्टार्ट करते से, सबसे पहले अपन जहाँ पे मोटिवेट हो वो चीज़ यूज़ करनी है अपन सही को, बात। और जो पार्ट अच्छा हो सबसे स्ट्रांग हो वहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे स्ट्रांग बायोलॉजी होती है एक नीट एस्पिरेंट की हमेशा तो मैंने बायोलॉजी स्टार्ट करी, बायो कंप्लीट करी मैंने 45 to 50 मिनट्स में, बहुत लिमिटेड टाइम में हो गई थी मेरी बायोलॉजी सॉल्व। फिर मैंने केमिस्ट्री पे मूव किया, केमिस्ट्री में अच्छे क्वेश्चन थे, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक आई थी जो कि मेरी बहुत स्ट्रांग थी। ऑर्गेनिक भी अच्छी करी, इनऑर्गेनिक भी अच्छी, फिजिकल के भी बन गए थे। और फिर मैं फिजिक्स पे मूव किया। फिर केमिस्ट्री को कितना टाइम गया था लगभग, फिर भी याद होगा? केमिस्ट्री में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया था केमिस्ट्री में। 1 घंटे के आसपास? हाँ, 1 घंटा आराम से लग गया था। अब बचा 1 घंटा 10 मिनट, हाँ है ना? 1 घंटा लगभग लगा था। फिर मैं फिजिक्स पे गई, तो फिजिक्स में तो मैंने पहले फिजिक्स सॉल्व करी, लगभग 40 मिनट्स 50 मिनट्स समथिंग सॉल्व करी थी, आधा घंटा बचाया था मैंने कि OMR भरूंगी मैं अच्छे से। सही बात। फिर मैं OMR भरने बैठी, मैंने OMR इतनी आराम से फिल करी, मैंने 15 मिनट्स में OMR फिल कर ली थी। बट मुझसे मिस्टेक शुरू में नहीं हुई, शुरू में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं, शुरू में बहुत आराम से भर रही थी। अच्छा। बट एंड आते आते मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि अभी टाइम भी है, OMR भी फिल हो गई और अभी और क्वेश्चन कर लूँगी। लास्ट में मजा। तो मैंने OMR में एंड के जो 10 क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल, मतलब 15 होते हैं, 10 करने होते हैं, 5 छोड़ने होते हैं, तो वो ऑप्शनल में एक क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी थी, ऊपर नीचे गोला भर दिया था, पर वो गलत भी गोला सही भरा था मैंने, गलती से भी सही भरा था, पर उस टाइम आंसर नहीं पता था तो गलत ही लग रहा था। हाँ सही बात है, लगा तो उस टाइम अच्छा, मतलब तूने जो निकाला था वो गलत था। हाँ मुझे ऐसा लग रहा था गलत है, बट मैंने जब चेक करा ना आके तो वो सही भरा था गलती से। फिर वो एक गोले में मिस्टेक हुई थी, बट वो ऑप्शनल था तो मैं आगे बढ़ गई, ऑप्शनल था तो छोड़ दिया, आगे बढ़ गई मैं। सही बात है। फिर अच्छा मतलब OMR भी सही से भर गई थी मेरी। और फिर मैंने फिजिक्स थोड़ी बहुत और सॉल्व करी, और मेरे क्लास को एंड में जब मेरी OMR फिल हो गई तो मैंने यूँ मूव करा है, अच्छे से देखो एक बार क्या हो रहा है, कितना लिख रहे लोग तो मैंने देखा मेरे आसपास तो कोई नहीं लिख रहा था, तो मैं बहुत खुश हो गई, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, ये तो लग गया था। पर वो कॉन्फिडेंस एक आता है ना कि हाँ हो जाएगा क्लियर, वो एक डाउट तो रहता ही है कहीं ना कहीं, रिजल्ट नहीं आए तब तक तो रहता ही है। तो मैंने बोला कि छोड़ दो, पेपर जमा करा मैंने, टाइम ख़त्म हुआ, मैं बाहर आई, आप लोग भी थे सेंटर के बाहर, मम्मी पापा भी उस दिन घर ही नहीं गए थे, मम्मी पापा तो मेरे नहीं बताया तो मेरे पापा मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे उस दिन यार। पापा वो मतलब इतने सालों की मेहनत थी उनकी मेहनत, बेटी जो अंदर परीक्षा दे रही थी ना, मतलब वो प्रार्थना भयंकर कर रहे थे बाहर, मुझे मतलब देखा है ना, मुझसे ज्यादा ऐसा लग रहा था मेरे पापा का पेपर है। मतलब मेरे पापा मुझे सुबह छोड़ के गए थे पेपर देने, तब से वो घर नहीं गए थे। नहीं मेरे को मालूम है ना, वो थे, क्योंकि हम लोग भी तेरे को पता है कि सारे सेंटर पे हाँ है ना, तीनों जो है, एक मम्मी मेरे पापा मतलब सिस्टर के सेंटर के बाहर थी, पापा मेरे सेंटर के बाहर थे। फिर वो लोग मेरे सेंटर के बाहर आ गए थे, जब मैं बाहर आई थी तो मुझे दोनों मिले थे। फिर मैं सर से मिली, मैंने कहा हाँ ठीक गया पेपर। फिर मैं पापा से मिली, मेरा ऐसा था कि पापा को ऐसा नहीं बोलूँगी मैं जाके कि हाँ सिलेक्शन हो गया है, यूँ बोलूँगी कि ठीक गया पेपर, आंसर की चेक करने के बाद ही देखते हैं क्लियर करूँगी, जिसमें कॉन्फिडेंस रहे मेरे पास। तो ऐसा लग तो रहा था बहुत अच्छा पेपर गया है, क्लियर हो जाएगी इस साल, पर फिर भी मैंने ऐसा बोला कि ठीक गया पेपर, मतलब अच्छा गया है। फिर पापा और हम गए, हमने कुछ खाया, फिर खाने के बाद पापा और हम घर गए,
फिर घर जाते से मेरे को ऐसा था कि नहीं, पेपर चेक करूँगी मैं सबसे पहले। तो मैंने एनसीईआरटी खोल के बैठी। पापा मना करते थे मत कर, चलेगा, पर मुझे ऐसा दिमाग में आ रहा था कि मैं ओएमआर तो गलत नहीं भरी आई, क्या पता ऊपर नीचे करी आई मैं। अगर ऊपर नीचे कर दिया तो पूरा सीक्वेंस ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि क्लास में हुआ ही गया सब गया। सही बात है, एक बार हुआ भी था अपने साथ। हाँ, और फिर गौरव सर के साथ भी हुआ था नीट में। हाँ, वो भी मुझे याद था। उनका एक क्वेश्चन गलत हो, मतलब उनने ऊपर नीचे हो गया था पूरा, काफी सारे गलत हो गए थे। गलत हो गया था लास्ट के 12 क्वेश्चन। मतलब ऐसा होता है ना कि 5 नंबर से अच्छा कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिला या मिला ही नहीं कॉलेज, तो वो एक डर रहता है ना। तो मेरे को ऐसा लग रहा था पूरे टाइम कि मैं ओएमआर गलत भरी आई हूँ, ऊपर नीचे करी आई हूँ। टेंशन बार बार टेंशन, यही इसी की एंजाइटी रहती थी, बार बार आती थी कि मैं ओएमआर गलत भर के आई हूँ। करा तो ये अच्छा। टेंशन तो तेरी उसी दिन दूर हुई होगी जब ओएमआर एनटीए वाले ने अपलोड करी होगी। हाँ, उसी दिन मैंने आरटीआई फाइल भी करी थी एक क्वेश्चन की मिस्टेक की वजह से। और मेरी ओएमआर, मतलब मेरे पास ओएमआर है नीट की 24 नीट की, मतलब जो मेरी एक्चुअल है ओएमआर। अच्छा। वो भी मैंने एनटीए से मैसेज करके ईमेल पे मंगवाई थी। वो ओएमआर भी पड़ी है मेरे पास। वेरी गुड यार। क्योंकि मुझे था कि मैं गलत भर के आई हूँ सीक्वेंस, तो मैंने ओएमआर भी डाउनलोड करी। और मैंने आते से ही सबसे पहले वो बुक्स खोली और मेरे शॉर्ट नोट्स, आधे क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट्स में मिल गए। तो मतलब अब बस अपन इस चीज़ को विराम देते हैं। तो मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ एक ऐसा तेरी तरफ से एक ऐसा एंड नोट होना चाहिए बच्चों के लिए, कोई सजेशन हो या कोई ऐसा बता हमने कोई एक लाइन हो तेरे लिए बच्चों के लिए कि नहीं यार ये आपको होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो हम लोग रितु से मिलते हैं, इसकी एक बात सुनते हैं कि ये क्या बोलना, लास्ट में क्या बोलना चाह रही है बच्चों के लिए, इसका क्या मैसेज है। ओके प्लीज़ रितु। तो सर ऐसा है कि मेहनत तो करनी है, मेहनत जितनी करेंगे मेहनत उतना अच्छा फल मिलेगा। और मैं तो सफल में थी, तो सफल हो ही गई हूँ। तो मेहनत के साथ अच्छा फल मिलता है, मेहनत करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। है ना, चलिए ठीक है। तो ये थी स्टोरी रितु, यस डॉक्टर रितु धीमन की, जो कि रतलाम मेडिकल कॉलेज में है। बेटा इसने इस प्रकार से द सफल एकेडमी से अपना जो करियर है ना, उसको मूव ऑन किया। तो देखो आप मतलब कि बच्चे ने ज्वाइन किया, चीज़ें इतनी आई, बच्ची ने पूरी आपको कहानी बताई कि किस प्रकार से हम सब पूरी इंटायर टीम लगी हुई थी बच्चे के पीछे, है ना। ऐसे रितु धीमन है, ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमारा सपोर्ट जो है बेटा वो मिला है, और हमारा कर्तव्य इस प्रकार से निभाते हैं। ये बच्चे की जुबानी आपने सुना है, ठीक है ना। सफल एकेडमी बच्चों के साथ हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी, ठीक है। और इसी प्रकार से डॉक्टर लगातार देती रहेगी, है ना, जो कि उन्नत समाज का एक आधार होता है बेटा डॉक्टर। और अच्छा डॉक्टर और अच्छी उनको मतलब चीज़ें बताई जाए, तो वो कार्य सफल एकेडमी पूरी तरीके से कर रही है। और सफल एकेडमी आपके साथ है। मैं देवराज सिंह ससुरिया इन द सफल एकेडमी। नमस्कार।